Good morning, everybody. Welcome back to my channel. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. So, guys, as usual, today we will be discussing a particular lecture on capital structure theories. So, guys, in the last lecture, we were discussing capital structure theories. So, in that case, we have already discussed approach in the case when there are no taxes. So लास्ट लेक्चर में हमने ये अप्रोच डिस्कस की थी, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच. इसमें हमने अजम्पशन ये ली थी कि देयर आर नो टैक्सेस. तो ये जो इन्होंने अप्रोच बनाई थी, ये बेटा इन्होंने बनाई थी 1958 में. इन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला था जिसमें इन्होंने ये प्रूव किया था कि इफ वी आर कंसिडरिंग नो टैक्सेस, कि जब हम कोई कॉर्पोरेट टैक्स पे नहीं करते, तब इन्होंने ये कहा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आप चाहे डेट का ज्यादा यूज करो चाहे कम यूज करो, फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और हमने एग्जांपल लिया था कि आप एक अनलीवर्ड फर्म और एक लीवर्ड फर्म जब लेके चलते हो तो इन दोनों की वैल्यू सेम आई थी 50 लाख रुपए. तो ये एग्जांपल हमने पिछली बार किया था और ये थ्योरी भी हमने डिस्कस की थी. अब पॉइंट ये आता है कि इसकी लिमिटेशन भी हमने की थी और इसकी लिमिटेशन में हमने ये बात भी बताई थी आपको कि इन्होंने जो कहा है कि नो टैक्सेस आर देयर, तो इनको थोड़े सालों के बाद में ये रियलाइज हुआ कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो टैक्स होता है. तो इन्होंने 1958 में ये जो थ्योरी बनाई थी, इसको फिर इन्होंने ठीक किया. 1963 में एक और पेपर निकाला. फिर इन्होंने ये कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम टैक्सेस को लेके चलें, कॉर्पोरेट टैक्स को लेके चलें, कंपनी जो टैक्स पे करती है, अगर उस टैक्स को हम कंसीडर करें तो फिर कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फर्म की वैल्यू के अंदर रोल प्ले करता है. फर्म की वैल्यू कम होती है, ज्यादा होती है अगर आप ज्यादा डेट का यूज करते. तो अगर आप टैक्सेस को इग्नोर करते हो फिर तो ये हो गई इररेलेवेंट थ्योरी जो इन्होंने 1958 में बनाई थी. और अगर आप टैक्सेस को कंसीडर करते हो तो इन्होंने एक नई थ्योरी बनाई, उसको हम बोल सकते हैं रेलेवेंट थ्योरी. तब इन्होंने क्या कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब आप ज्यादा डेट का यूज करते हो तो उससे आपको फायदा मिलता है और अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू बढ़ती है. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोच व्हेन corporate taxes are assumed. तो approach of capital structure when corporate taxes are assumed, कि जब आप corporate tax को assume करके चलते हो कि corporate tax है बिजनेस के अंदर और प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, तब अप्रोच क्या कहती है. तो बेटा दो अप्रोच हो गई. इसका मतलब अप्रोच दो हो गई. पहली अप्रोच जो थी when no taxes are there और दूसरी अप्रोच when taxes are there. ये अप्रोच 1958 में बनाई थी. जब टैक्सेस को लेके चला, ये 1963 में बनाई थी. तो अप्रोच जो है वो इररेलेवेंट अप्रोच भी है और रेलेवेंट अप्रोच भी है. इररेलेवेंट कब है? जब कोई टैक्स नहीं लेते. रेलेवेंट अप्रोच कब है? जब टैक्सेस को लेके चलते हो. कंसेप्ट देखिए क्या कह रहा है अप्रोच. When corporate taxes को आप लेके चलते हो तब अप्रोच क्या कहती है. अप्रोच मोदी-गिलानी मिलर क्या कह रहे हैं, वो सीधी बात कह रहे हैं कि आप जब टैक्सेस को लेके चलोगे तो इससे डिवेंचर के ऊपर जो आप टैक्स देते हो, डिवेंचर के ऊपर जब आप टैक्स देते हो, डिवेंचर के ऊपर जब आप इंटरेस्ट देते हो, सॉरी डिवेंचर के ऊपर जब आप इंटरेस्ट देते हो तो ये टैक्स डिडक्टेबल होता है. मतलब इंटरेस्ट जो है आपका EBIT में से माइनस होता है, फिर उसके ऊपर आपको टैक्स जो है कम देना पड़ता है. उससे आपको टैक्स का फायदा होता है. कैसे? अगर आपको याद हो तो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी EBIT. सबसे पहले उसमें से हम क्या घटाते थे? इंटरेस्ट. फिर क्या बच जाता था? अर्निंग बिफोर टैक्स. इसमें से क्या घटाते थे? टैक्स.
फिर आपका आता था अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये शेयर होल्डर को मिल जाता था। तो ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, ये आप टैक्स देने से पहले पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट पे करने से आपका जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उसका फायदा किसको होगा? शेयर होल्डर्स को। तो यही बात एमएम अप्रोच कह रही है कि जब आप टैक्सेस को लेके चलते हो तो उसकी वजह से फर्म को फायदा होता है, अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हम जो पिछली अप्रोच में हम जो कह रहे थे कि अनलीवर्ड फर्म विल बी इक्वल टू लीवर्ड फर्म, किस केस में? जब टैक्सेस नहीं होते। बट जब टैक्सेस को लेके चलोगे तो इट विल नॉट बी इक्वल टू, अनलीवर्ड विल नॉट बी इक्वल टू लीवर्ड फर्म। जो फर्म लीवर यूज नहीं करती, मतलब डिबेंचर यूज नहीं करती, उसकी वैल्यू कम होगी किसके मुकाबले में? जो फर्म डिबेंचर यूज करती है, जिसको हम लीवर्ड फर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टैक्स की डिडक्शन मिलती है, वो जो टैक्स का फायदा होता है उससे फर्म की वैल्यू बढ़ती है। वही बात कह रहा है ये, दिस अप्रोच एग्रीज दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज, फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी विद द यूज ऑफ डेट। जब आप डेट का यूज करोगे, वो पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, डेट का ज्यादा यूज करने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, क्योंकि डेट जो है वो एक चिपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और इसका फायदा होता है शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ती है तो फर्म की वैल्यू भी बढ़ती है। तो फर्म की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी अगर आप ज्यादा डेट का यूज करते हो। ऐसा क्यों है? वाई? ऐसा बेटा इसलिए है क्योंकि हम लोग जो डेट यूज करते हैं उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो, वो इंटरेस्ट जो होता है बेटा वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। टैक्स डिडक्टेबल मतलब आपको वो पहले ही आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर देते हो, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट की वजह से आपको क्या? टैक्स कम देना पड़ता है। तो ये जो आपको टैक्स की बचत हुई है ना, इसकी वजह से आपको काफी फायदा हो रहा है। तो ये जो फायदा आपको हो रहा है, अल्टीमेटली शेयर होल्डर को फायदा होता है, और अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हमें पता लग गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डेट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल है। तो जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो आती है, जो रियल रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट आएगी, वो कम होगी इंटरेस्ट रेट जो हमारी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है। मान लो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट आपकी 8% है, बट आपको टैक्स का फायदा हो गया, तो आपकी जो रियल रेट आएगी वो लगभग रेट के हिसाब से कि आपकी टैक्स रेट कितनी चल रही है, उसके हिसाब से वो लगभग 5.5% या 6% ही रह जाएगी। तो इससे फिर क्या होगा? अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स को लेके चलते हो, तो फिर जो लीवर्ड फर्म है, लीवर्ड का मतलब जो फर्म डेट का यूज कर रही है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी कौन सी फर्म से? अनलीवर्ड फर्म से। अनलीवर्ड फर्म कौन सी है? जो कोई डेट का यूज नहीं कर रही। अब जो फर्म डेट का यूज कर रही है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी किससे? अनलीवर्ड फर्म से। और वो कितनी ज्यादा होगी? जितना आपका टैक्स का रेट है, जितना आपका डेट बनता है उसके अकॉर्डिंगली। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। कितनी वैल्यू ज्यादा बनेगी? दैट विल बी इक्वल टू जितना लीवर्ड फर्म का डेट है मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। मान लो 40% टैक्स रेट है और आपने डेट यूज कर रखा है 10 लाख का, तो 10 लाख का 40% हो गया 4 लाख। तो 4 लाख रुपए वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी लीवर्ड फर्म की। तो इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का ज्यादा यूज करने से या कम यूज करने से फर्म की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। इसलिए हम इस अप्रोच को कैसे कह सकते हैं? रेलेवेंस अप्रोच। इक्वेशन देखो क्या थी। तो राइटर ने एक इक्वेशन दी है कि अगर आपको लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालनी हो, एल का क्या मतलब है? लीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म का मतलब जो फर्म डेट का यूज कर रही है, अगर उसकी आपको वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म, वो फर्म जो डेट का यूज नहीं कर रही उसकी वैल्यू, प्लस कितना आप डिवेंचर यूज कर रहे हो इनटू टैक्स रेट। क्योंकि पहले मैंने आपको ये बताया था कि लीवर्ड फर्म जो है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी अनलीवर्ड फर्म से। कितनी ज्यादा आएगी?
जितना वो फर्म डेट यूज कर रही है, कौन सी फर्म, लीवर्ड फर्म जितना डेट यूज कर रही है इनटू में टैक्स रेट जितना देना पड़ रहा है। तो ये जो ज्यादा आई है इसको हम किस में ऐड कर रहे हैं, अनलीवर्ड फर्म के अंदर। तो हमने जितनी ज्यादा वैल्यू आई है उसको कहां ऐड कर दिया, अनलीवर्ड फर्म में ऐड कर दिया। दैट इज द मेन कंसेप्ट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो लीवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू के प्लस जो एक्स्ट्रा आपको टैक्स की जो बचत हुई है उसकी कितनी वैल्यू आई है वो इन दोनों की जोड़ के बराबर हो जाएगी लीवर्ड फर्म की वैल्यू। तो VL क्या है, लीवर्ड फर्म की वैल्यू, V/U क्या है, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू, और DT क्या है, अमाउंट ऑफ डेट इनटू टैक्स रेट। तो इस तरह से हम लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कहने की बात क्या है, ये इक्वेशन क्या कह रही है कि लीवर्ड फर्म की वैल्यू जो है, जो फर्म डेट यूज करती है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू, मतलब जो फर्म डेट यूज नहीं कर रही, प्लस टैक्स सेविंग जो आपको मिली है डेट का यूज करने से। इलस्ट्रेशन देखते हैं। दो फर्म है बेटा, टू फर्म्स आर देयर, सॉरी फॉर मिसप्रिंटिंग, टू फर्म्स आर देयर U एंड L। U मतलब क्या, अनलीवर्ड फर्म जो कोई डेट यूज नहीं कर रही, और दूसरी L फर्म दैट इज लीवर्ड फर्म जो डेट का यूज कर रही है। आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, सब तरीकों से वो बराबर है। क्या कमी है उनमें, क्या उनमें डिफरेंस है, U जो है वो अनलीवर्ड फर्म है, कोई डेट यूज नहीं करती, L जो है वो लीवर्ड फर्म। तो जब मैं आगे L बोलूंगा तो इसका मतलब वो फर्म जो लीवर यूज कर रही है डेट के रूप में, और अनलीवर्ड का मतलब जो फर्म कोई डेट यूज नहीं कर रही। तो लीवर्ड फर्म के पास कितना डेट है, 20 लाख रुपए का डेट है, ये 20 लाख है, 8% डेट इन्होंने ले रखा है। नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है दोनों फर्म की जो इक्वल है 6 लाख रुपीस। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 35%। ये टैक्स आ गया ना। तो MM अप्रोच हमने लेनी है। MM अप्रोच के अंदर टैक्स को हमने कंसीडर करना है, और हमने ये देखना है कि फर्म की वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी दोनों फर्म के लिए। क्यों, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स इसमें दिया हुआ है, टैक्स के कारण आपको कुछ फर्क पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी दी हुई है, 10% फॉर द अनलीवर्ड फर्म, मतलब 10% कॉस्ट है अनलीवर्ड फर्म की। आपने वैल्यू निकालनी है दोनों फर्म की, और लास्ट में आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है फॉर लीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड की जो दी हुई है आपको 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है लीवर्ड फर्म की, क्या होगी, और वैल्यू निकालनी। तो चलिए हम निकालते हैं इनकी वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सोल्यूशन देखिए आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों का दिया हुआ है, कितना, 6 लाख। तो इसमें से सबसे पहले आपको पता है कि हम EBIT में से सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, 20 लाख के ऊपर 8% हो जाएगा। कौन सी फर्म के लिए, L फर्म के लिए, वो हमने यहाँ दिखा दिया। अनलीवर्ड के पास कोई नहीं है तो यहाँ नील हो जाएगा। अब आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया, 6 लाख, और यहाँ कितना आ गया, 4,40,000। इसमें से अब हम अर्निंग बिफोर टैक्स में से क्या माइनस कर देंगे, टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स कितना है, 35%। तो 6 लाख का 35% हो गया 2,10,000, 440 का 35 हो गया 1,50,000। तो अब देखिए यहां से आपको पता लग रहा है कि लीवर्ड फर्म के अंदर हमने जब डेट को यूज किया, डेट के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। इस इंटरेस्ट को पे करने से हमारे को क्या फायदा मिला, हमारी जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो कम आई। यहाँ 6 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ कितने पे देना पड़ेगा, 4,40,000 के ऊपर। तो यहाँ आपको टोटल कितना टैक्स देना पड़ा, 2,10,000। यहाँ कितना देना पड़ा, 1,54,000। तो लगभग आपको 56,000 की सीधी बचत हो गई, किसकी, टैक्स की। ये जो आपको बचत हुई है ना बेटा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, शेयर होल्डर को फायदा होगा, अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब देखो आप यहाँ पे तो अर्निंग कितनी आ गई शेयर होल्डर को, 3,90,000 रुपए, और यहाँ कितनी अर्निंग आ गई, 2,86,000। ये जो अनलीवर्ड फर्म है इसके आपको अर्निंग ज्यादा है, इसका
86,000 बच गया। अगर टैक्स की बात करें तो इसको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है, इसको टैक्स कम पे करना। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आप देखोगे, क्योंकि अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू, अगर आपको इक्विटी की वैल्यू निकालनी है, डेट की वैल्यू भी दी हुई है, फिर हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल वैल्यू आपको पता है एस प्लस बी होती है। तो सबसे पहले हम एस निकाल रहे हैं। तो एस निकालने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। इसमें तो दी हुई है क्वेश्चन में 10%, अनलीवर्ड की आपको दी हुई है 10%, बट लीवर्ड की आपको दी हुई नहीं है। ये हमने 11% जो है वो निकाली है, यहाँ नोट दिया हुआ। ये 11% कैसे आई बेटा वो देख लो। ये 11% कैसे कैलकुलेट की हमने, लीवर्ड फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आई, क्योंकि हमें पता है कि ये फार्मूला है लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालने का। फार्मूला एमएम अप्रोच में क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस जितना आपने टैक्स सेव किया है डेट के ऊपर। अब देखिए वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म क्या है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म हम निकाल सकते हैं कहां से, इसी क्वेश्चन में से। यहां वापस चलते हैं, हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ये हमें दी हुई है, ये हमारे पास आ गई नेट इनकम। तो नेट इनकम को अगर हम डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, यही फार्मूला होता है ना, ईबीआईटी माइनस आई डिवाइड बाई के आई, और नेट इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फर्म की वैल्यू आ गई 39 लाख, किसकी, अनलीवर्ड की, क्योंकि डेट की वैल्यू कुछ है नहीं, डेट तो यूज ही नहीं कर रही कंपनी। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकल जाएगी, एस प्लस बी। एस कितना आया 39 लाख, बी है ही नहीं हमारे पास, ये हो जाएगा 0। तो टोटल कितना आ गया 39 लाख। तो हमारे पास वैल्यू आ गई अनलीवर्ड फर्म की 39 लाख। तो यहां पे हम लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू हमने निकाल ली थी 39 लाख, प्लस मैंने आपको बताया था कि लीवर्ड फर्म जो है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी किससे, अनलीवर्ड फर्म से। कितनी, जितना वो डेट के ऊपर टैक्स पे करती है, डेट के ऊपर जितना टैक्स रेट बनता है उनका, उतनी वैल्यू उनकी ज्यादा होगी। तो ये जो ज्यादा वैल्यू आई है उसको हमने यहाँ ऐड कर दिया ताकि हमें वैल्यू पता लग जाए। तो कितनी डिवेंचर कितने के हैं, डेट कितने का है 20 लाख का, और टैक्स कितना बनता है 35%। तो ये कितना हो गया 7 लाख रुपीस। ये 7 लाख की बेटा आपको एक्स्ट्रा जो है टैक्स शील्ड मिला है आपको, इसको हम बोल देते हैं इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। इसको समझ लो ये क्या है, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड क्या है। देखिए इसको एक बार मैं फ्रेश कर रहा हूं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए जब भी आप दो फर्म है, अनलीवर्ड और लीवर्ड, लीवर्ड फर्म जो है वो क्या यूज करती है, डेट का यूज करती है। अनलीवर्ड फर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का यूज करती है। जब आप डेट का यूज करते हो ना बेटा फर्म के अंदर, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट आपको पहले ही देना पड़ता है टैक्स से। तो इससे आपको डिवेंचर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो, इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स की डिडक्शन मिलती है। इस टैक्स की डिडक्शन मिलने से क्या होता है, आपको कम टैक्स देना पड़ता है। कम टैक्स देने की वजह से शेयर होल्डर को ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा उनको अर्निंग होती है, और फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं, जब आप डेट का यूज करते हो ना, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। तो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड क्या है कि आपको इंटरेस्ट यूज करने से कितनी एक्स्ट्रा बचत हुई, मतलब टोटल कितना अमाउंट जो है वो आपको एक्स्ट्रा बचा, वो हम देखते हैं। तो बेटा जितना ज्यादा तुम टैक्स का यूज करोगे, जितना ज्यादा तुम डेट का यूज करोगे, उतना ही कम आपको टैक्स देना पड़ेगा, उतनी ही फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। कैसे पता लगा हमें, इस
इक्वेशन से। EBIT में से सबसे पहले इंटरेस्ट कम होता है, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, फिर इसके ऊपर टैक्स लगता है, फिर हमारे पास अर्निंग आती है किसके लिए, एक सेकेंड। तो हमने देखा कि जितना ज्यादा आप डिबेंचर यूज करोगे उतनी ही ज्यादा आपको क्या होगी, जितना ज्यादा आप डेट यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपको टैक्स की रिडक्शन मिलेगी। टैक्स की रिडक्शन मिलने से क्या होगा, उतना ही आपको कम टैक्स देना पड़ेगा और अल्टीमेटली किसको फायदा होगा, शेयर होल्डर्स को उसका फायदा होगा, फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर है ये बात। अब हम पॉइंट ये कर रहे हैं कि ये इंटरेस्ट टैक्स की शील्ड क्या है, ये जो 7 लाख रुपए वैल्यू हमने निकाली थी वो कैसे आई। तो वो जो टैक्स शील्ड थी उसको आप डायरेक्टली दो तरीकों से निकाल सकते हो। एक तो डायरेक्टली डिवेंचर डेट जो लिया है आपने इसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। 20 लाख का आपने डिवेंचर लिया था, 35% रेट है, तो 7 लाख रुपीज की आपको क्या मिली थी, टैक्स रेट के ऊपर शील्ड मिलेगी। मतलब कि 7 लाख रुपीज आपकी वैल्यू लगभग उसने ज्यादा कर दी है, उसकी वजह से आपको फायदा हुआ। या यूं कह लो कि 7 लाख रुपीज आपको एक्स्ट्रा अगर आपके पास होते तब उतना टैक्स आपको देना पड़ता। दूसरा तरीका इसका ये है, जब आपको इंटरेस्ट टैक्स शील्ड निकालनी होती है कि इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना है, इंटरेस्ट के ऊपर आपने कितना खर्चा किया इनटू टैक्स रेट। अब ये है 1 साल का कि इंटरेस्ट के ऊपर आपने कितना खर्चा किया था, 1,60,000 रुपए, यही किया था ना बेटा। 20 लाख का आपका डिवेंचर थे, 8% डिवेंचर की रेट थी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने आ गए थे, 1,60,000 रुपए, और इसके ऊपर क्या टैक्स रेट बनी थी, 35%। तो ये तो हो गया 1 साल का। बट अब हम जो वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं आगे आने वाले पूरे सालों की, जितने साल तक आप डेट यूज करते रहोगे। तो हमने क्या करना है, ये जो हम निकाल रहे हैं ये 1 साल का है कि 1 साल बाद जब आप दोगे तो ये मिलेगा आपको, इतनी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब हमने क्या करना है, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है हर एक साल को आगे लेते हुए। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट की रेट है ना उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइड बाय के। जब इस सारे को हम के से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आगे आने वाले सालों में आपको जितनी भी टैक्स शील्ड की डिडक्शन जो आपको मिलने वाली है, टैक्स शील्ड जो आपको मिला है, जो बचत हुई है, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास। देखिए कैसे सेम आएगी 7 लाख रुपए। 2 तरीके मैंने आपको बताए कि आप टैक्स शील्ड निकालने के आपके पास 2 तरीके। एक तो ये है कि आप डेट जो आपने लिया है उसको टैक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 7 लाख रुपए आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि आपने जो 1 साल में जो आपने टैक्स शील्ड लिया है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 साल का इंटू टैक्स रेट इंटू 1 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट, या कह लो कॉस्ट ऑफ डेट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 1,60,000 रुपए, टैक्स रेट कितना है 35%, 1 डिवाइड बाय 8%। तो इसको भी जब सोल्व करोगे तो ये 7 लाख रुपए आ गए। तो ये क्या हो गया, टैक्स शील्ड, कि आपको टोटल जो आपको 35% टैक्स शील्ड मिली है ना उसकी वैल्यू कितनी बनती है, वो आ गई 7 लाख रुपीज। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमने क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। वो कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इंटू डी। डी था आपका 20 लाख इंटू 35%, या जो आपने टोटल जो पेमेंट किया है, इंटरेस्ट पेमेंट जो किया है, इसको मल्टीप्लाई कर लो रेट से, टैक्स रेट से, इंटू 1 बाय कॉस्ट ऑफ डेट या इंटरेस्ट रेट। तो ये 7 लाख आ जाएगा। अब आप देखोगे कि वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म कितनी हो जाएगी, अनलीवर्ड फर्म कितनी आई थी 39,000, ये हमने पहले निकाल ली थी, यहां से हमने निकाल लिया था 39 लाख। और
ये टैक्स शील्ड आपको कितनी मिली, प्लस 7 लाख, मतलब 46 लाख क्या आ गया, वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म। अब अगर आप देखोगे वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म जो है, वैल्यू ऑफ एल कितनी आ गई, 46 लाख। बट क्योंकि लीवर्ड फर्म में तो सिर्फ डेट यूज कर रहे हो आप, तो वो डेट कितना है, 20 लाख रुपए, तो ये 46 कहां से आ गया फिर? इसका मतलब इस लीवर्ड फर्म के अंदर हमने इक्विटी की वैल्यू भी डाल रखी है। हमें बता नहीं रखा था ना, हमें तो सिर्फ ये बताया गया था कि लीवर्ड फर्म है ये और ये इतना डेट यूज कर रही है। बट जब हमने इसकी कैलकुलेशन करके देखी तो हमें पता लगा कि 46 टोटल वैल्यू आ रही है, उसमें से 20 डेट की है। तो आपको पता है कि वैल्यू जो होती है वो डेट प्लस इक्विटी होती है। तो इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एस की वैल्यू लीवर्ड फर्म की वैल्यू में से डेट की वैल्यू माइनस कर दो। 46 टोटल वैल्यू है, इसमें से डेट की वैल्यू 20 लाख है, तो इक्विटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 लाख। तो जब इक्विटी की वैल्यू आपके पास आ गई तो क्या आप इक्विटी की कॉस्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला क्या होता है, नेट इनकम डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। वो वैल्यू क्या आई है, 26 लाख। तो नेट इनकम कितनी आई थी लीवर्ड फर्म की, वो हम यहां से देख सकते हैं, ये 2,86,000। 2,86,000 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 26 लाख से, तो वो क्या आ जाएगी 11%। तो यहां से आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई है बेटा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वो जो 7 लाख का फिगर था वो ऐसे भी निकल सकता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आप देखोगे कि इस फर्म की वैल्यू 39 लाख और लीवर्ड फर्म की वैल्यू 46 लाख। इसका मतलब वैल्यूज के अंदर डिफरेंस आ रहा है। जिस फर्म ने डेट यूज किया हुआ है उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। वो ज्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि आपको टैक्स की जो इंटरेस्ट जो आपने पे किया है ना बेटा, उसकी आपको डिडक्शन मिलती है, उसके कारण आपको फर्क पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो एमएम अप्रोच क्या कहती है कि आप जब इक्विटी का यूज, डेट का यूज करते हो तो उससे डिफरेंस आता है, क्योंकि आपको टैक्स की डिडक्शन मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।